हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टॉप न्यूज लेकर मैं आप सबके सामने फिर से हाजिर हूं। और इस हफ्ते की जो पहली न्यूज है जो कि काफी चर्चा में है वो है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के बारे में। असल में न्यूज क्या है पहले समझ लेते हैं। न्यूज ये है कि राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि हैदराबाद तेलंगाना में मौजूद है, उसने भारत की स्वदेशी मवेशियों की नस्लों की पहचान और संरक्षण के लिए नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग और जीनोटाइपिंग तकनीक का उपयोग करने की पहल की है। तो सबसे बड़ी पहली बात यह है कि ये जो संस्थान है ये है कहां पर, ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है और वर्ष 2010 में इसको स्थापित किया गया था पशुओं पर अनुसंधान करने के लिए, पशुओं की जो अनुवांशिकी है यानी उसकी जेनेटिक्स पर रिसर्च करने के लिए इस अनुसंधान को स्थापित किया गया था। अब बात यह है कि भारत में देखिए स्वदेशी जो मवेशी हैं यानी कि स्वदेशी ये जो गाय भैंसे हैं, उनकी जो स्वदेशी नस्ल की गाय भैंसे हैं उनकी पहचान करना जरूरी है, क्योंकि असल में बहुत सारी विदेशी प्रजातियां भी भारत में आ गई जिनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग हुई, यानी कि दोनों यानी भारत की स्वदेशी प्रजातियां और भारत में आई हुई विदेशी प्रजातियों के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग होने की वजह से हुआ क्या कि कुछ ऐसी नस्लें भी बनने लगी जो कि दिखती हैं स्वदेशी जैसी, लेकिन असल में वो स्वदेशी पूरी तरीके से नहीं है। उनमें कहीं ना कहीं विदेशी जो नस्लों के भी कैरेक्टर या लक्षण पाए गए हैं। तो इसलिए भारत की जो स्वदेशी गाय भैंसे हैं, स्वदेशी भारत की जो देसी स्वदेशी प्रजातियां गाय भैंसों की हैं, उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके कि ये पूर्णतः भारत की हैं और इनमें किसी भी तरीके के विदेशी लक्षण या विदेशी जो है वो जीन या लक्षण नहीं आए हैं। तो इस चीज को सुनिश्चित किया जाए जिससे कि हम लोग आगे इसके बारे में मतलब जो हमारी स्वदेशी प्रजातियां हैं उनका संरक्षण कर सकें, उन्हें प्रिजर्व कर सकें। अगर ऐसा नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे हमारी जो स्वदेशी प्रजातियां मौजूद है भारत के अंदर वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी। तो इसी चीज को संरक्षित करने के लिए सारा काम किया जा रहा है। अब बात यहां पर यह आती है कि ये नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का जो उपयोग किया जा रहा है ये क्या है और जीनोटाइपिंग तकनीक होती क्या है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर थोड़ी से बेसिक में जाएं तो माना यह जाता है कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, किसी भी जीव की जो कोशिकाएं होती हैं, उस कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक मौजूद होता है, उस केंद्रक के अंदर मौजूद होता है मेरे बच्चों गुणसूत्र मौजूद होता है। और ये जो गुणसूत्र होता है ये बनता है किससे, डीएनए से बनता है। ठीक है, डीएनए मुख्य इसका भाग होता है। और ये जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए होता है, ये डीएनए के जो छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, डीएनए एक्चुअली पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनता है। और साथ ही साथ ये 4 तरीके के नाइट्रोजनस कंपाउंड से बनता है, यानी नाइट्रोजनस बेस से बनता है, नाइट्रोजनी क्षारों से बनता है, जिसे हम लोग एडेनिन बोलते हैं। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, ग्वानिन, साइटोसिन साइटोसिन और थाइमीन, इस नाम से ये जो है नाइट्रोजन के बेस यानी नाइट्रोजनस क्षार पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड एडेनिन, ठीक है, एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है और थाइमीन पाया जाता है। तो ये 4 नाइट्रोजन के बने हुए कंपाउंड जिसे हम नाइट्रोजनी क्षार बोलते हैं, नाइट्रोजनी बेस बोलते हैं, उससे हमारा डीएनए बना होता है। और हमेशा एडेनिन थाइमीन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है। तो किसी भी डीएनए पर ये जो सीक्वेंस होता है इस तरीके से मौजूद होता है। ठीक है, इस तरह से मौजूद होता है। तो अब ये जो सीक्वेंस होता है यानी ये जो एटीजीसी का जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं, इस एटीजीसी का सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंसेस हमारे जो डीएनए पे मौजूद होते हैं, ये कुछ 2 जीवों के अंदर कुछ ये सीक्वेंस समान होते हैं और 2 जीवों के अंदर क्या होता है, कुछ ये सीक्वेंस यानी एटीजीसी का सीक्वेंस की एटी आएगा कि जीसी आएगा कि जीसी के बाद एटी आएगा। तो ये जो सीक्वेंस होते हैं कुछ जीवों में यानी कि बहुत सारे जीवों में बहुत सारे सीक्वेंसेस समान होते हैं, ये क्रम समान होते हैं, और बहुत सारा डिफरेंस यानी कि सीक्वेंस में यानी इन क्रमों में डिफरेंस भी होता है। तो इसे ही जेनेटिक सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है, इन्हें ही जेनेटिक सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है। तो अब
ये जो जेनेटिक सीक्वेंस होते हैं ये थोड़ी थोड़ी दूर में बदल जाते हैं, जैसे कि ये सीक्वेंस यहाँ पे अलग था, ATGC था, यहाँ पे GC AT हो गया, यहाँ पर ATGC हो गया। तो इस तरीके से बच्चों ये जो हमारे गुणसूत्र में पाए जाने वाले डीएनए होते हैं और इनमें ये जो नाइट्रोजनी क्षार समूहों का जो ये सीक्वेंस होता है, ये जो छोटे छोटे सीक्वेंस होते हैं, इन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? जीन के नाम से जानते हैं। तो इन्हें जीन कहा जाता है। अब ये जो जीन होते हैं हमारे शरीर के अंदर, यानी कि किसी भी जीव के शरीर के अंदर प्रोटीन के निर्माण के जिम्मेदार होते हैं, यानी ये हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का निर्माण करवाते हैं। और ये जो प्रोटीन होता है यही हमारे शरीर के लक्षणों के लिए, आनुवांशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। आ रही बात समझ में? तो इतनी बात आपको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूं। तो कुल मिलाकर किसी भी जीव के शरीर में पाई जाने वाली कोशिका के अंदर मौजूद, गुणसूत्र के अंदर मौजूद जो डीएनए होता है, और इस डीएनए के जो ये अलग अलग सीक्वेंसेस होते हैं उनको जीन कहते हैं। और ये जीन हमारे शरीर के अंदर या किसी भी जीव के शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों के निर्माण के जिम्मेदार होते हैं, और वही उन्हीं प्रोटीनों की वजह से हमारे शरीर के आनुवांशिक लक्षण व्यक्त होते हैं। मतलब अगर सिंपल सी बात करें तो हमारे शरीर का ये लक्षण, अगर लक्षणों की बात की जाए तो हमारे शरीर के ये जो बाल है ये भी एक लक्षण है, ये लक्षण है, और ये लक्षण एक प्रोटीन से बने हुए हैं। और ये प्रोटीन कैसा बनेगा, ये घुंघराला बनेगा या स्ट्रेट बनेगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? जीन डिसाइड कर रहे हैं। जीन क्या है? हमारे इस डीएनए पर पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेस पेयर यानी नाइट्रोजनी क्षार समूहों के सीक्वेंस है या उनके क्रम है। इतनी बात आपको बेसिक मैंने आपको बता दी। तो इसका मतलब सर आपका कहना है कि हमारे जितने भी कैरेक्टर होते हैं, जो हमारे शरीर में अगर स्किन है या स्किन के कलर है, आंख का कलर है, या हमारी बॉडी में जो हार्मोन है, एंजाइम है, ये जितने भी चीजें हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, सब के सब हमारे आनुवांशिक लक्षण है, और ये हमारे प्रोटीनों पर निर्भर करते हैं। यानी ये सारे के सारे प्रोटीन है या प्रोटीनों के ही व्युत्पाद होते हैं। और ये प्रोटीन जो है वो असल में जीन के निर्देशानुसार बनते हैं। अब ये जीन कहां से आते हैं? जीन जो डीएनए में मौजूद होते हैं। डीएनए कहां मौजूद होता है? गुणसूत्र में मौजूद होता है। गुणसूत्र कहां मौजूद होता है? कोशिका में मौजूद होता है। और ये जो गुणसूत्र आते हैं ये आपके माता और पिता से आते हैं। ठीक है, जैसे हम मनुष्य के शरीर के अंदर 46 गुणसूत्र मौजूद हैं, तो इसमें 46 में से 23 आपके पिताजी से, और 23 गुणसूत्र जो है आपकी माता जी से आया हुआ है। तो हमारे पूर्वजों से गुणसूत्र हमारे शरीर के अंदर आते हैं। गुणसूत्र के अंदर मौजूद जो डीएनए होते हैं उनके जो सीक्वेंस होते हैं उनको जीन कहते हैं। तो इसका मतलब जो जीन हमारे माता और पिता या उनके पूर्वजों में मौजूद हैं वही जीन एग्जैक्टली हमारे शरीर के अंदर भी पहुंच जाते हैं। तो इसी वजह से हम अपने माता पिता के ही गुणों के मिले जुले स्वरूप की तरह से पैदा होते हैं। यानी कुछ गुण हमने अपने माता जी से ले लेते हैं, कुछ गुण हम अपने पिताजी से ले लेते हैं। आ रही बात समझ? तो ऐसा सभी जानवरों के अंदर होता है, तो सभी जीवों के अंदर होता है, सभी जो जितने भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पर मौजूद हैं उनके अंदर होता है। तो वो अपने पूर्वजों से गुणसूत्रों के माध्यम से जीन जो है वो ग्रहण करते हैं, और फिर वैसे ही लक्षण व्यक्त करते हैं जैसे कि उनके पूर्वजों के अंदर पाए जाते थे। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब सारी चीजों का, हमारे शरीर के अंदर सारी चीजों का जो जिम्मेदार है कि हमारी आंखें नीली होंगी कि भूरी होंगी, या हमारे बाल जो है घुंघराले होंगे या स्ट्रेट होंगे, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? जीन डिसाइड कर रहा है। और ये जीन हमारे माता पिता से आया हुआ है। तो इसी वजह से हमारे माता पिता जैसे दिखेंगे, लगभग जो बच्चा होगा वो वैसा ही दिखेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब क्या किया जाता है कि अगर सीधी सी बात है, इसमें दो टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर हम लोग जितने भी देसी प्रजातियां हैं, अब यहां पर लौट के आते हैं, तो मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक बता दिया। अब बात ये है कि जो राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये काम क्या कर रहा है? हमारी जो देसी प्रजातियां हैं तो उनके डीएनए को जो आज हमारी देश में बहुत सारी प्रजातियां या बहुत सारी गाय भैंसें हैं, तो उन गाय भैंसों के बीच में से कौन सी पूरी तरीके से देसी प्रजातियां हैं जो कि पूरी भारत के मतलब जिनके पूर्वज भारत के ही रहे हैं, यानी कि ऐसे गाय भैंसों की प्रजातियां जो पूरी तरीके से भारतीय रही हैं, तो उनकी पहचान इसी डीएनए जीन सीक्वेंसिंग की मदद से, या फिर कह सकते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग की मदद से की जा रही है। यानी कि उनकी पहचान की जा रही है कि भैया ये
इनके पूर्वज भारतीय ही थे, ठीक है, भारतीय थे, इनमें किसी भी तरीके की मिक्सिंग नहीं हुई है। तो उसी को पहचान यानी भारत की देसी प्रजातियों की पहचान करने के लिए ये सारी चीजें यूज की जा रही है। तो इसमें पहली जो ये जो मतलब सारे जीनों की पहचान करने के लिए, सारे डीएनए की पहचान करने के लिए, सारे जीन की सीक्वेंसिंग करने के लिए जो अभी नई टेक्नोलॉजी अभी आई है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, उस नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। तो नेक्स्ट जनरेशन जो ये सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी है, ये क्या करती है कि हमारे जो डीएनए होते हैं उनको जो है पहचान, डीएनए का जो सीक्वेंस होता है या डीएनए पर जो एटीजीसी का सीक्वेंस मैंने बताया था उसको पहचानने का काम करने की ये नई तकनीक है। तो हमारे किसी भी जीव के शरीर के अंदर जीन को या डीएनए के सीक्वेंस को, ठीक है, सही क्रम में पता करने का काम जो है ये नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग करने का काम कर रही है। और क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये क्या, इसका फायदा क्या है कि ये बड़ी मात्रा में डीएनए आरएनए को जल्दी से अनुक्रमित कर देता है, यानी सीक्वेंस में ला देता है। यानी हमारे शरीर के अंदर डीएनए पाया जाता है और आरएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल है, वो भी पाया जाता है। तो ये जो डीएनए और आरएनए हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, इनको सही से सही क्रम में, ठीक है, व्यवस्थित करने का काम ये जो एनजीएस है ये करता है। तो ये एनजीएस नई टेक्नोलॉजी है, तो बहुत कम समय के अंदर बहुत तेजी से ये डीएनए और आरएनए को सही क्रम में लगा देता है, जिससे कि हम आसानी से उन जेनेटिक क्रम को पहचान कर अपनी देसी प्रजातियों को की पहचान कर सकते हैं कि ये देसी हैं, इनमें किसी विदेशी का जो है वो मिक्सिंग, विदेशी डीएनए का मिक्सिंग नहीं हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जब बहुत जल्दी सीक्वेंसिंग ये कर देता है, ये टेक्नोलॉजी सीक्वेंसिंग कर देती है, तो इसका समय कम लगता है। और अगर समय कम लगेगा तो डेफिनेटली जो है उसमें जब समय कम देना पड़ेगा तो उसका जो प्राइस होगा वो भी काफी कुछ कम हो जाएगा। तो यहां पर मामला यहां पर यह आ जा रही है कि एग्जैक्टली इस नई टेक्नोलॉजी का यूज करके हम जल्दी से जल्दी जितने भी देशी प्रजातियां हैं उनकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है, और ये कम लागत में पहचान कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका उपयोग जो है छोटे से लेकर बड़े अध्ययनों के लिए किया जा सकता है, क्योंकि ये तकनीक आसान है, जल्दी में होती है और कम पैसा इसमें खर्च होता है। तो इसे ही एनजीएस कहा जा रहा है, या न्यू जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के नाम से इसे जाना जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें एक और चीज यूज की जा रही है, जीनोटाइपिंग। जीनोटाइपिंग क्या चीज होती है कि जब हम किसी का डीएनए उठा लें, मान लीजिए कि किसी कोई व्यक्ति है उसका हम डीएनए उठा लें और उस डीएनए को हम देखना चाहें कि ये डीएनए किससे मैच करता है, किससे मैच नहीं करता है, और तो हम क्या करेंगे, इसके पूर्वजों के डीएनए से इसके डीएनए को मैच कराएंगे, जिससे कि हम इसके पूर्वजों और इसके बीच में जो सिमिलरिटी है, जो समानताएं हैं या असमानताएं हैं, उनको जो है वो जान सकें कि ये किस तरीके से अपने पूर्वजों के समान है और किस तरीके से अपने पूर्वजों से इसका मेल, यानी इसके डीएनए मेल नहीं खाते हैं। तो जब किसी व्यक्ति विशेष का डीएनए उसके पूर्वजों से या किसी दूसरे इंडिविजुअल से या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कंपेयर किया जाता है, इस चीज को जानने के लिए कि क्या उनके बीच में समानताएं हैं या क्या असमानताएं हैं, तो इसे ही हम लोग जीनोटाइपिंग के नाम से जानते हैं। तो दूसरे क्या मैंने बताया, किसी व्यक्ति विशेष के डीएनए को जब उसके पूर्वजों के साथ या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कंपेयर करके यह देखा जाता है कि कौन सा जीन समान है इनके बीच में या कौन सा जीन असमान है, तो इसे हम लोग जीनोटाइपिंग के नाम से जानते हैं। तो इसी तरीके से गाय भैंसों के जीनों को, यानी जो देसी प्रजातियां हैं उनके जीनों को लिया जाएगा, उनके डीएनए को लिया जाएगा और उनके पूर्वजों से मैच कराया जाएगा या किसी दूसरी प्रजाति के जीवों से मैच कराकर यह देखा जाएगा कि क्या समानताएं या असमानताएं हैं, क्या ये वाकई में देसी हैं या नहीं देसी हैं, या कि इनमें किसी प्रकार का जीन की मिक्सिंग तो नहीं हुई है। तो इस तरीके से ये दूसरी जो टेक्निक है जीनोटाइपिंग का भी यूज कर रहा है ये संस्थान, भारत की देसी प्रजाति, देसी जो नस्ल है, मवेशियों की नस्ल है, उनकी पहचान और संरक्षण के लिए, ठीक है, संरक्षण के लिए किया जा रहा है। तो होप कि ये बात आप लोगों को 100% बात समझ में आ गई होगी कि आखिर ये क्या चीजें होती हैं। अब इसके आगे की बात करें तो चांदीपुरा वायरस की जीनोम मैपिंग की जा रही है, ये भी उसी तरीके का मामला है। तो इसमें क्या किया जाता है कि ये चांदीपुरा वायरस की जो जीनोम मैपिंग की जा रही है, इसे गांधीनगर स्थित गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र GBRC जो है वो चांदीपुरा वेसिकुलो
वायरस का जो है जीन मैपिंग कर रहा है। जीन मैपिंग आप समझ ही चुके हैं कि इसमें क्या किया जा रहा है कि जो वायरस के जो जीन है उनको मैप किया जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है। असल में वायरस क्या होता है कि जैसे उसको मौका मिलता है वो तुरंत अपने आप को क्या कर देता है कि अपने आप के अपने जेनेटिक में उस आनुवंशिकी रूप से वो अपने आप को बदल देता है, यानी अपने जीनों में बदलाव कर लेता है, उसमें म्यूटेशन कर देता है। तो अगर आकस्मिक बदलाव किसी जीन में हो जाता है, यानी जो एटीजीसी का सीक्वेंस मैंने अभी आपको पहले बताया था, अगर उसके सीक्वेंस में आकस्मिक बदलाव हो जाए किसी भी कारण की वजह से, तो उसे म्यूटेशन बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं। तो ये जो चांदीपुर कोई भी वायरस इस दुनिया में है तो वो क्या होता है, लगातार अपने डीएनए को या आरएनए को, ठीक है, लगातार वो बदलता रहता है, अपने जीनों को लगातार बदलता रहता है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी वायरस होते हैं उनकी जीनोम मैपिंग करने का काम करते हैं, जिससे कि उनके डीएनए में हो रहे बदलावों को या उनके आरएनए में हो रहे बदलावों की पहचान की जा सके। अगर हम उनके जेनेटिक मटेरियल में होने वाले आनुवंशिक पदार्थों यानी डीएनए और आरएनए में होने वाले बदलावों को समझ पाएंगे कि वो किस तरह से बदल रहे हैं। अब एक बार इन्होंने चांदीपुरा जो वायरस है उसके जीनोम की मैपिंग कर ली है, अब इसकी जीनोम की मैपिंग कर ली है, अब हमें पता चल गया कि इसका जो सीक्वेंस है, यानी कि ये जो जीन्स मौजूद है वो किस सीक्वेंस से किस क्रम में लगे हुए हैं इस वायरस के अंदर। तो एक बार मैपिंग आपने कर ली, अब कहीं से आपको दूसरा सैंपल मिला तो आप उसको तुरंत कंपेयर कर लेते हैं कि भाई इसके जो चांदीपुरा वायरस पहले था उससे जो अभी नए केसेस आ रहे हैं उनमें कोई उनके जीन और यानी पुराने वाला जो वायरस था और जो नए केसेस आ रहे हैं चांदीपुरा वायरस के, क्या उनके जीनों में कोई बदलाव तो नहीं है, कोई अलग अलग बात तो नहीं है। अगर कोई बदलाव है तो यह बात बता दी जाती है कि इसने अपने जेनेटिक्स को चेंज कर लिया है। तो अब क्या होता है, अगर इसने अपनी जेनेटिक्स को चेंज कर लिया है तो जो दवाएं हो सकता है पहले असर करती थी या जो वैक्सीन पहले असर करती थी मतलब इस केस के अंदर, यानी उसके प्रिवेंशन के लिए या उसके बचाव उसके ट्रीटमेंट के लिए जो दवाएं उपयोग में लाई जाती थी, जो पहले वायरस के इन्फेक्शन के केसेस में दी जाती थी पेशेंट को, हो सकता है कि इस जीन के चेंज होने की वजह से ये इसमें काम ना करें, तो हमें फिर कोई दूसरा रास्ता तलाश करना पड़ेगा। अगर इसमें जेनेटिक चेंज ऐसे हो गए हैं जो कि जिसकी वजह से पहले की दवाएं या वैक्सीन इस पर असर नहीं करती हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, अपने दवा के अप्रोच को, अपने प्रिवेंशन के अप्रोच को, बचाव के अप्रोच को बदलना पड़ेगा। और फाइनली जो है फिर हम इस जो नए तरीके के वायरस से या नए तरीके के चांदीपुरा या म्यूटेटेड चांदीपुरा वायरस के जो पेशेंट होंगे उनका ट्रीटमेंट हम आसानी से मतलब सही तरीके से कर पाएंगे। अगर पहले वाली दवा चलाते रहेंगे तो यह दवा इस पर असर ही नहीं करेगी, नए प्रकार के इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो इसलिए नए प्रकार, जब हमें जीनोम मैपिंग ऑलरेडी पहले हम कर चुके होते हैं और बाद में फिर हम जीनोम मैपिंग करके कंपेयर करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें पता चल जाता है कि पहले हमें उसके जीन क्या थे, बाद में अब जीन कैसे हो गए हैं, ठीक है, उसकी जीनोम कैसे हो गए हैं, पहले की दवाएं क्या अब असर करेंगी या नहीं करेंगी, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन को प्लान किया जाता है। तो इसलिए जीनोम मैपिंग जो है वो जरूरी है। इसी वजह से हमने चांदीपुरा वायरस की जीनोम मैपिंग कर ली है। ये एक बात, और ये एकमात्र पूर्ण रूप से जीनोम मैपिंग प्रकाशित की गई है पहली बार। अब ये चांदीपुरा वायरस के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन चांदीपुरा एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि चांदीपुरा वायरस जो है वो भंडारा डिस्ट्रिक्ट जो सबसे पहले 1965 में इसको रिपोर्ट किया गया। चांदीपुरा नाम की जगह है भारत में, वहां पे इसको रिपोर्ट किया गया था। ये जो है वो एक सैंड फ्लाई होती है, एक प्रकार की मक्खी होती है और मच्छरों से फैलता है, ठीक है, सैंड फ्लाई और साथ ही साथ मच्छरों से फैलता है। ये जो है वो उनके जब वो काटते हैं, ठीक है, मच्छर काटते हैं या सैंड फ्लाई काटते हैं तो उससे ह्यूमंस में ट्रांसफर होता है। और इसके जो सिम्टम है वो बहुत तेज से बुखार आना, खासकर कि रात में बुखार आना, इसके अलावा जो है वो एक तरीके से शरीर में ऐंठन होना, दौरे पड़ना, इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस यानी कि लूज मोशंस वगैरह होना, साथ ही साथ वॉमिटिंग यानी कि जो है वो उल्टी होना, ये सब इसके सिम्टम होते हैं। कोई वैक्सीन अभी तक इसकी नहीं बनी हुई है, ठीक है, वैक्सीन नहीं बनी हुई है। और साथ ही साथ इसका ट्रीटमेंट जो है सिम्प्टोमेटिकली किया जाता है, मतलब कि जैसे बुखार है तो बुखार की दवा देकर आप बुखार देकर जो है इसका इलाज, बुखार की दवा देकर इलाज कर सकते हो। खांसी आ रही है तो मतलब वॉमिटिंग हो रही है तो वॉमिटिंग की दवा देकर आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, यानी आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन कोई पर्टिकुलर कोई एक स्पेशल मेडिसिन जो है
वो नहीं बनी है इस वायरस को ट्रीट करने के लिए। यही इसी वजह से तो मैंने आपको बताया कि इसमें क्योंकि पर्टिकुलर कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं बना हुआ है, तो इसी वजह से हमें ये बात देखना होता है कि ऐसा तो नहीं है कि अभी हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं अभी काम कर रहा है और बाद में वो काम नहीं करे, अगर जीन वो में बदलाव कर ले ये वायरस। तो इसलिए हमें इसी वजह से जीनोम मैपिंग करना जरूरी होता है, जिससे कि हम इसके अंदर होने वाले बदलावों के अंदर जेनेटिक बदलावों को समझ सकें और उसी के हिसाब से हम ट्रीटमेंट दे सकें। ठीक है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट हिट ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसमें आपको सिर्फ अंदाजे के साथ सिम्टोमेटिकली जो है वो पेशेंट को ट्रीट करना रहता है। ठीक है, तीसरा जो न्यूज आई है चर्चा में है, विषाक्त क्रोमियम को हटाने के लिए सूर्य के प्रकाश द्वारा संचालित विधि। यानी कि बहुत जगहों पर पानी के अंदर क्रोमियम पाया जाता है और यह क्रोमियम जो है टॉक्सिक हो जाता है, जहरीला बन जाता है और लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो जो हमारे पानी के अंदर पाया जाने वाला यानी हमारे जो पेयजल होते हैं, ग्राउंड वाटर होता है, वहां पे जो विषाक्त क्रोमियम पाया जाता है, जो टॉक्सिक क्रोमियम पाया जाता है, उसको हटाने की एक तकनीक यानी उसको मतलब उसको उस विषाक्तता को यानी उसकी टॉक्सिसिटी को, उस पानी की टॉक्सिसिटी को, क्रोमियम टॉक्सिसिटी को खत्म करने की एक तकनीक डेवलप की है नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने इस तकनीक को डेवलप किया है। और इस डेवलप में इसमें क्या किया गया है कि इसमें सूर्य के प्रकाश की मदद से जो क्रोमियम होता है, जो विषैला क्रोमियम होता है, उसको सूर्य के प्रकाश की मदद से क्या किया गया है कि क्रोमियम थर्ड में बदल दिया गया है। और ये जो क्रोमियम थर्ड है ये एक प्रकार के क्रोमियम थर्ड में बदल दिया गया है और फिर उसके बाद इसमें जो यूज किया गया है वो सूर्य का प्रकाश, मतलब सिंपल सी बात यह है कि सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके विषैले क्रोमियम को कम हानिकारक क्रोमियम में बदल दिया गया है। ये सिंपल सी बात समझिए, यानी विषैला क्रोमियम जो पानी में मौजूद है उसको सूर्य की प्रकाश की मदद से क्या किया गया है, ब्रेक कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है और तोड़कर जो है उसे कम हानिकारक क्रोमियम थर्ड में बदल दिया गया है, जिससे कि वो पानी जो है कि जो विषाक्तता है, जो एक तरीके से टॉक्सिसिटी है, वो खत्म हो जाएगी और पानी पीने योग्य बन जाएगा। तो इस तरीके से ये काम काफी कुछ किया जा रहा है। किसने ये काम किया है? नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने किया है। ठीक है, अब ये क्रोमियम क्या होता है? क्रोमियम एक स्टील ग्रे, चमकदार, कठोर और भंगुर धातु है। एक प्रकार की धातु है, स्टील ग्रे और चमकदार होती है, कठोर होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है क्रोमियम जंग के प्रति अपने मजबूत प्रतिरोध और कठोरता के लिए जाना जाता है। मतलब अगर किसी भी लोहे वगैरह पर अगर क्रोमियम की जो है वो कोटिंग कर दी जाती है, इसी वजह से आजकल बहुत सारे जो लोहे के उसमें व्हील्स होते हैं, ठीक है, गाड़ियों के व्हील्स होते हैं, उनमें क्रोमियम की कोटिंग की जाती है और भी जगह पे कोटिंग की जाती है, क्योंकि एक बार अगर आपने लोहे पर अगर क्रोमियम की कोटिंग कर दी तो जंग नहीं लगता है। ठीक है, इसके अलावा ये इसका उपयोग मिश्र धातु यानी मिक्स्ड मेटल यानी कि जिसे हम लोग एक तरीके मिश्र धातु बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी प्लेटिंग का उपयोग स्टील को दर्पण जैसी पॉलिश देने के लिए किया जाता है। स्टील मतलब खूब चमकदार बनाने के लिए स्टील को इसकी कोटिंग की जाती है। इसके यौगिक का उपयोग औद्योगिक उत्प्रेरक और रंग द्रव्य के रूप में किया जाता है, यानी कि इसको एक कैटलिस्ट की तरह से यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट की तरह से यूज किया जाता है। यानी ये इंडस्ट्रीज में यानी जो हमारे उद्योग होते हैं उनमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को इंड्यूस करने के लिए, यानी उसके रेट को, यानी कि जो रिएक्शंस होती हैं, जो अभिक्रियाएं होती हैं, उनको बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका उपयोग चमड़े को रंगने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पर क्रोमियम टॉक्सिसिटी हो जाती है, यानी क्रोमियम का जहर फैल जाता है, यानी कहीं पर पानी में, खाने में, कहीं पर भी क्रोमियम अगर अधिक मात्रा में हो जाता है तो इससे क्या होता है, विषाक्तता यानी कि क्रोमियम टॉक्सिसिटी फैलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। लोगों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमजोर हो जाता है, बॉडी के जो WBCs होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, वो सही से काम नहीं करती हैं। हाइपर टॉक्सिसिटी की वजह से लिवर इंजरी हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाता है, यानी लिवर डैमेज हो जाता है। इसके अलावा जो है वो किडनी जो है वो खराब होने लगती है, किडनी खराब होने लगती है। इसके अलावा एनीमिया यानी ब्लड की बॉडी में कमी होने लगती है। इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, लंग कैंसर हो सकता
सकता है इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से। इसके अलावा जो है सुनने में और मेमोरी सुनने में आपको कमी आ सकती है, मेमोरी लॉस हो सकता है। इसके अलावा हाथ पैर में कंपकपी हो सकती है इसकी अधिकता की वजह से। इसके अलावा जो है वो अगर गर्भवती महिला है और अगर वो ऐसे पानी को पी रही है, ऐसे किसी खाने को खा रही है जिसमें क्रोमियम ज़्यादा मात्रा में है, तो ऐसी कंडीशन में जो फेटस है यानी कि जो आपका गर्भ है, यानी जो बच्चा पल रहा है गर्भ के अंदर, उसका डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं हो पाता है और बहुत सारे प्रेगनेंसी इश्यूज आते हैं। इसके अलावा डर्मेटाइटिस यानी कि हाथों में अगर क्रोमियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो स्किन में सूजन आ जाती है, ठीक है, स्किन में सूजन आ जाती है, स्किन कैंसर हो सकता है, इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इसलिए इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो खतरनाक कंडीशन बना सकती है, इसी वजह से इसको कम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है नेविगेशन सैटेलाइट आधारित टोलिंग की कार्य प्रणाली को शुरू किया गया है। अब हो क्या रहा है कि अभी एक नया सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया है भारत ने, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह। मतलब यह क्या है कि आपका जो गाड़ी है, जब आप किसी भी रोड पर चलेंगे, किसी भी जगह पर आप मूव करेंगे, तो आपके साथ एक चिप लगा दी जाएगी आपकी गाड़ी के साथ, जो क्या करेगी, जीपीएस से कनेक्टेड होगी, ठीक है, जीपीएस आधारित। यानी कि ये जो ग्लोबल ये जो हमारे नेविगेशन सैटेलाइट्स होते हैं जो कि हमें पता करते हैं कि हम कहाँ पर मौजूद हैं, किस रोड किस जगह पे मौजूद हैं, जो हमें रास्ता दिखाती है। जैसे आप लोगों के मोबाइल के अंदर जीपीएस होगा ना, तो जीपीएस एक तरीके का नेविगेशन सैटेलाइट के माध्यम से आपकी जीपीएस जो सिस्टम आपके फ़ोन में आप यूज़ करते हैं कहीं पर जाने के लिए, कहीं पर पहुंचने के लिए आप लगा देते हैं जीपीएस, तो वो आपको रास्ता बताते हुए आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। तो ये जो जीपीएस सिस्टम है ये एक प्रकार का नेविगेशन सिस्टम होता है। और ये नेविगेशन सिस्टम क्या होता है कि बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं जो आसमान में नेविगेशन सैटेलाइट्स कहलाते हैं, इनको भेजा गया होता है। ये नेविगेशन सैटेलाइट आपके फ़ोन के साथ, आपकी गाड़ी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, ये आपको ट्रैक करते हैं, आपके मोबाइल को ट्रैक करते हैं, आपके फ़ोन, आपकी गाड़ी को ट्रैक करते हैं और आपके एक एक मूवमेंट को वो ट्रैक करके बताते हैं कि आप इस धरती पर कहाँ मौजूद हो। और कहीं पर अगर आप बताते हैं हमें यहाँ जाना है, तो फिर उसी के हिसाब से कहाँ आप मौजूद हैं और कहाँ पर आपको जाना है, तो उसी के हिसाब से वो रास्ता, किलोमीटर और आप कितने घंटे में वहाँ पहुँचेंगे, ये सारी चीज़ें बता देता है। तो इसे बोलते हैं ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित जो है वो मूवमेंट इसे कहा जाता है। तो अब क्या है, जहाँ पर ये हाईवेज चलते हैं, तो हाईवेज पर जब टोल प्लाजा पड़ता है, तो क्योंकि ये आप इससे नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से जुड़े हुए हैं, तो अब आपको ये लगातार ट्रैक करेगा आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जैसे टोल प्लाजा पे आप पहुंचे, आप कितने किलोमीटर, मान लीजिए 10 किलोमीटर आप चले, ठीक है, तो 10 किलोमीटर तक की आपको पता हुआ कि आपने जो यात्रा स्टार्ट करी वो यहाँ से यात्रा स्टार्ट करी और 10 किलोमीटर के बाद टोल प्लाजा हो गया। तो अब क्या था कि पहले पीछे से अगर 100 किलोमीटर के दौरान एक टोल प्लाजा पड़ रहा है, तो आप जब यहाँ पे पहुंचते थे तो आपसे 100 किलोमीटर का मान लीजिए 1 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से 100 रुपए चार्ज किया जाता था। तो क्या होता था कि अगर कोई 100 किलोमीटर दूरी से आ रहा है, तो 100 किलोमीटर की दूरी से आ रहा है तब भी 100 रुपए दे रहा है आपको, ठीक है। और अगर यहां पर मतलब ये पहले होता था ना, और कोई इंसान बीच में 10 किलोमीटर की दूरी से आ रहा है तब भी आपको 100 रुपए का टोल दे रहा है, तो इसके लिए तो महंगा पड़ रहा है ना भाई। 10 किलोमीटर इसने आपकी सड़क का यूज किया, आपने राजमार्ग का उपयोग किया और तब भी 100 रुपए। ये 100 किलोमीटर से आ रहे हैं तब ये 100 रुपए दे रहे हैं, और ये 10 किलोमीटर से आ रहा है तब भी 100 रुपए, तो बड़ी नाइंसाफी है। तो इस चीज के लिए क्या किया गया, अब ये आपके ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से आपका टोल कटेगा। मतलब क्या है कि अगर कोई 100 किलोमीटर की दूरी से यहां से गाड़ी स्टार्ट करता है और 100 किलोमीटर की यात्रा करके अगर टोल प्लाजा पे पहुंचता है, तो उसे 100 रुपए का कॉस्ट लिया जाएगा। और अगर बीच में कोई बीच में कोई आता है, तो अगर मान लीजिए कि बीच में कोई आता है, तो ये 20 किलोमीटर से जब चलेगा तो लगातार ये नेविगेशन सैटेलाइट इसको ट्रैक करेंगे और जैसे ये टोल प्लाजा पे पहुंचेगा, यहाँ पे टोल प्लाजा पे पता चल जाएगा कि इसकी यात्रा 10 किलोमीटर पहले से ही स्टार्ट हुई है, तो ये 100 रुपए ना कटकर बल्कि 10 रुपए ही आपका कट
कटेगा, क्योंकि आपने 10 किलोमीटर की दूरी ही तय करी है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इससे जो हमारे मतलब एक तरीके से जो सड़कों पे मतलब हमारे रोडों पर चलेंगे उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। अगर कोई 100 किलोमीटर चल के आ रहा है तो वो 100 रुपए पे करेगा, 10 किलोमीटर चल के आ रहा है तो वो 10 रुपए पे करेगा, 5 किलोमीटर चल के आ रहा है तो 5 किलोमीटर पे करेगा। तो इससे ये भी सेटिस्फाई होगा, ये भी सेटिस्फाई होगा, और हमें भी मतलब प्रॉपर जो है टोल मिलेगा। तो ये चीज हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह जो है वो शुरू कर दी गई है। अब जो हमने नया सॉफ्टवेयर बनाया है, राजमार्ग मंत्रालय ने टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय की वास्तविक समय निगरानी के लिए एक जीआईएस आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया है। ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि टोल्स पर कितनी भीड़ लगी हुई है और कितना समय लग रहा है। ठीक है, तो कितनी भीड़ लगी हुई है, कितना समय लग रहा है और कितनी तेजी से वहां पे टोल काटा जा रहा है, कोई टोल काटा जा रहा है। तो ये भी जीआईएस आधारित हो गया कि भैया यहां पर पता चलेगा कि इतनी गाड़ियां जब सारी की सारी गाड़ियां जो है वो आपके नेविगेशन सैटेलाइट से कनेक्ट होंगी, तो डेफिनेटली अगर यहां पर ज्यादा मान लीजिए 50 गाड़ियां यहां पे आकर टोल प्लाजा पर खड़ी हो गई, अब टोल प्लाजा पे जाकर खड़ी हो गई, तो सारा का सारा जो नेविगेशन सिस्टम है यहाँ 50 गाड़ियों को ट्रैक करेगा। तो ये इंफॉर्मेशन जो है कंट्रोल सेंटर को भेजी जाएगी कि देखो यहां पर 50 गाड़ियां खड़ी हैं और सही से टोल यहां पर नहीं काटा जा रहा है, देर लग रही है, लोगों को देर हो रहा है। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहां पर उचित कार्रवाई की जा सकती है या नए गेट खोले जा सकते हैं जिससे कि जल्दी जल्दी टोल कट जाए और जल्दी जल्दी जो है वो लोग अपने घरों तक या अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे, टोल पर ज्यादा समय व्यतीत ना हो। ठीक है, तो इसलिए टोल्स पर ज्यादा भीड़ ना लगने पाए, उनकी कितनी लंबी लाइनें लग रही हैं, क्यों लाइनें लग रही हैं, उनका पता करने के लिए, और कितने गेट खुले हैं और गेटों की जरूरत तो नहीं है वहां पर बनाने की। तो ये सब चीजें जो है वो अब क्या कर दी गई हैं, इस सॉफ्टवेयर की मदद से पता की जाएंगी। तो टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय की वास्तविक समय निगरानी के लिए इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। ठीक है, किया गया है। और इस नए सॉफ्टवेयर को भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड ने विकसित किया है, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित एक कंपनी है। ठीक है, शुरुआत में इस नई तकनीक को लाइव मॉनिटरिंग के लिए एनएचआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा पहचाने गए 100 टोल प्लाजा पर लागू किया जाएगा। तो अभी शुरुआत क्योंकि की गई है, तो 100 टोल प्लाजा पे हम इसका उपयोग करेंगे और इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर ये सफल रहा तो आगे और भी टोल प्लाजा पर हम इस तरीके का सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। इन टोल प्लाजा का चयन राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन नंबर 1033 के माध्यम से प्राप्त व्यवस्था फीडबैक के आधार पर किया गया है। तो 100 जहां पे सबसे ज्यादा बिजी टोल प्लाजा रहे हैं, तो वहां पर एग्जैक्टली उन्हीं के आधार पर इन जो है वो टोल प्लाजास को चिन्हित किया गया है और इन पर ये सॉफ्टवेयर का यूज अब किया जाएगा। और अगर ये पूरी तरह से सफल रहा तो ऐसी कंडीशन में जो है वो हम अन्य टोल प्लाजा पे सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि हर टोल प्लाजा की जरूरत का हमें पता चल सके, कहां ज्यादा भीड़ लगती है, कहां कम भीड़ लगती है, कहां पर ज्यादा गेट बनाने की जरूरत है, कहां कम गेट बनाने की जरूरत है, क्या कहीं पर कोई ऐसा तो नहीं है मानवीय गलतियां हो रही हैं, अवैध वसूलियां तो नहीं हो रही, हर चीज इससे ट्रैक की जा सकेगी। तो ये हम लोगों की ये होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इस हफ्ते की बच्चों ये कुछ टॉप न्यूज थी जिसको मैंने यहां पर चर्चा की। होप कि आपने इस पूरी की पूरी न्यूज को बहुत तरीके से अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा और समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।